नमस्कार दोस्तों। चलिए देखिए, फाइनली आपका जो क्लास 9 है, क्लास 9 का मैथ वाले सब्जेक्ट का मॉडल प्रश्न पत्र जारी कर दिया गया है। जो आपका वार्षिक परीक्षा 2022-23 होना है, यानी आपका जो फाइनल एग्जाम होगा उसका मॉडल पेपर सेट जारी कर दिया गया है। आपका प्रत्येक सब्जेक्ट का एक एक मॉडल पेपर सेट जारी किया गया है। ठीक है, तो अभी तक तो एक एक ही मॉडल पेपर सेट जारी किया गया है प्रत्येक सब्जेक्ट का। तो आप जैसा यहाँ देख रहे होंगे, आपका ये क्या है, क्लास 9, आपका ये जो विषय होगा ये क्या है, मैथ है, यानी गणित है। अब मॉडल प्रश्न पत्र सेट 1। ठीक है, आपको टोटल समय 1.5 घंटा दिया जाएगा और आपका पूर्णांक होगा कितना, 40, यानी आपका टोटल 40 क्वेश्चन रहेगा। अब प्रत्येक क्वेश्चन पे आपको 1 मार्क्स दिया जाएगा, यानी आपका 40 नंबर का टोटल एग्जाम होगा, जो एक ऑब्जेक्टिव टाइप का एग्जाम है। ठीक है, चलिए जैसे कि सामान्य निर्देश यहाँ दिया गया है कि आपके पास कुल 40 प्रश्न हैं। सभी प्रश्नों के उत्तर अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करें। गलत उत्तर के लिए कोई अंक नहीं काटे जाएंगे, यानी अगर आपसे कोई भी एक क्वेश्चन गलत हो जाता है तो उसका कुछ नेगेटिव मार्किंग नहीं दिया जाएगा, कोई भी नंबर नहीं काटा जाएगा। ठीक है, चलिए तो इतना तो समझ में आ गया। तो आप वीडियो पे बने रहिए। जितना भी मैथ का क्वेश्चन है, 40 क्वेश्चन है, हम लोग 40 क्वेश्चन को अच्छे से भी सॉल्व करने वाले हैं। और अगर आप पहली बार आए हैं मेरे चैनल पे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आपका एग्जाम से रिलेटेड जितना भी सेट अभी आएगा और आ चुका है, प्रत्येक सेट का वीडियो हम इसी चैनल पर अपलोड करेंगे। ठीक है, चलिए, और आगे आपका जो 9 का एग्जाम के बाद 10 का जो भी आपका तैयारी होगा, इसी चैनल पर मैं अपलोड करूँगा वीडियो, आपको मैथ अच्छे से बताया जाएगा इस चैनल पर। ठीक है, चलिए तो देखिए क्या है, हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 1 से। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा है, निम्नलिखित में से कौन प्रमेय संख्या है। अब देखिए प्रमेय संख्या क्या होता है, जो P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। यानी अगर देखिए ऑप्शन ए, तो इसमें तो √23 है जिसका वर्गमूल तो होगा नहीं, और पाई कभी भी प्रमेय संख्या होता नहीं है, और ये तो डॉट डॉट तक चला गया सी नंबर, ये भी नहीं होगा। तो हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्यों हो जाएगा, अभी समझते हैं इसको। ये 225 दिया है रूट में, ठीक है, तो आपको पता होगा √225 इसका वर्गमूल कितना होता है, 15। अब 15 क्या है, एक प्रमेय संख्या है, इसीलिए हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर 1 का। क्लियर है यहाँ। चलिए, अगर आपको इसमें प्रॉब्लम होगा कुछ समझने में तो आप बोलिएगा कि दिक्कत हो रहा, प्रॉब्लम हो रहा, तो हम बोर्ड में आपको सारे क्वेश्चन का फुल डिटेल सॉल्व करके आपको वीडियो अपलोड करके दे देंगे, अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम होगा तो। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 3 और 4 के बीच स्थित है। तो एक फॉर्मूला होता है बीच में स्थित का, a+b/2, और ए का काम 3 कर रहा है, बी का काम 4/2, जोड़ने पर आएगा कितना, 7/2, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, कौन सा हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर क्या था, ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग सॉल्व करते हैं। इसमें लिखा है, देखिए √5 - √2 का होल और √5 + √2 का होल, एक बार प्लस माइनस में एक बार प्लस में, तो इस पूरा का फॉर्मूला होता है a - b होल, a + b होल का फॉर्मूला हो जाएगा a² - b²। a का काम कर रहा है √5 और b का √2। सॉल्व करने पर इसके से रूट कटेगा 5 आएगा, इसके से रूट कटेगा 2 आएगा, घट के कितना आएगा, 3। इसका मतलब हम लोग का जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसका सही आंसर हो जाएगा 3, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है 32 का पावर 2/5। हम लोग देखिए 32 को क्या लिख सकते हैं, 32 को लिख सकते हैं 2 का पावर 5। ठीक है, और ये पहले से ही पावर दे रखा है 2/5, तो अब ये 5 क्या होगा, कैंसिल, तो 2 का पावर 2 बचा, 2 का पावर 2 कितना होता है, 4, यानी क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4। ठीक है, चलिए तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है, इनमें से कौन बहुपद नहीं है। देखिए बहुपद, जब कभी भी आपको कोई भी XYZ किसी भी नंबर को आप अगर बटे के रूप में देखते हैं, कोई भी चर को अगर आप बटे के रूप में देखते हैं तो ये कभी भी बहुपद नहीं हो सकता। तो ये तो बहुपद है, लेकिन सी नंबर बहुपद नहीं है, इसीलिए हम लोग का आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। क्यों नहीं है, क्योंकि देखिए यहाँ पर 5 बटा क्या है, y, तो y कभी बटा में नहीं होना चाहिए था। क्लियर है यहाँ तक। चलिए तो हम लोग अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है, बहुपद x - 2 का शून्य कौन है। तो x - 2 का शून्य जानना हो तो बराबर 0 लिखना होगा, शून्य लिखना होगा। x = 2 बराबर का उधर जाएगा तो हो जाएगा +2, यानी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा था, बहुपद 5x³ + 4x का पावर 4 + 7x + 12 का घात क्या है। तो जो सबसे ज़्यादा पावर होता है x का, उसी को घात बोलते हैं। सबसे ज़्यादा पावर आपको दिख रहा होगा कहाँ, तो सबसे ज़्यादा पावर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर। ठीक है, जहाँ लिखा है 4x का पावर 4, यानी सबसे ज़्यादा
पावर आपको क्या दिखा 4, यानी घात आपका कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 7 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है यदि बहुपद पी एक्स बराबर एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 को x प्लस 1 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल का मान क्या होगा। देखिए विभाजित का मतलब आपको भाग देना, लेकिन एक और तरीका है कि जो x प्लस 1 बराबर आप ऐसा करिए 0 कर लीजिए और x का मान यहाँ से निकल जाएगा -1। अब -1 को बैठा देना है px में। ठीक है, तो हम लोग px में अगर -1 को बैठाएंगे तो आपको क्या आएगा, -1 का पावर कितना हो जाएगा 3। इस प्रकार -1 का पावर कितना हो जाएगा 2 प्लस और -1 x का जगह में बैठाने पर +1। तो यहाँ से देखिए -1 का पावर 3 तो -1 हो जाएगा और -1 का पावर 2 क्या हो जाएगा +1, और ये प्लस माइनस माइनस और ये प्लस है, तो यानी प्लस माइनस कट के कितना आएगा 0, यानी हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा 0, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, शेषफल 0 आएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, इसमें लिखा है एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक निम्न में से किस रूप का हो सकता है। ठीक है, आपको क्या बोला एक्स अक्ष पर स्थित, जब एक्स अक्ष पर स्थित बोलेगा तो हम लोग का जो निर्देशांक होगा वो x,0 होगा, यानी ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 10 को। 10 में लिखा है मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, तो मूल बिंदु का निर्देशांक हमेशा क्या होता है 0 0, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है यहाँ तक। चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 11, और क्वेश्चन नंबर 11 में क्या लिखा गया है, क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा हुआ है कि बिंदु 0-7 कार्तीय तल में कहाँ स्थित है। ठीक है, तो देखिए अगर 0 है यानी x का वैल्यू क्या है 0 और y का वैल्यू कितना है -7। ठीक है, तो ये जब x का वैल्यू 0 आ जाता है तो कार्तिकीय तल क्या हो जाएगा, वो कार्तिकीय तल हम लोग का हो जाता है y अक्ष, क्योंकि y अक्ष का मतलब ही हो जाता है 0, y क्या हो जाता है 0, y, इसको y अक्ष कहते हैं। तो 0 तो 0 और y का वैल्यू कितना है -7, तो हम लोग बोल सकते हैं कि बिंदु 0,-7 कार्तीय तल में कहाँ स्थित हो जाएगा y अक्ष में, यानी हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 का जो फाइनल आंसर है उसको हम लोग डी नंबर कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 12 को देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा है x का वैल्यू 1 दिया है, y का वैल्यू 2 दिया है, समीकरण का बैठा के k का वैल्यू निकालना है। तो हम लोग 3 गुना 1 लिख सकते हैं x का मान, और 2 गुना 2 लिख सकते हैं y का मान, बराबर में कितना आया k। अब 3 एकम 3 और 2 दूनी 4 बराबर k, जोड़ने पर आएगा कितना 7, यानी k का मान कितना निकल गया 7, यानी क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है यहाँ तक। चलिए तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। इसमें लिखा है x अक्ष का समीकरण होगा। देखिए x अक्ष का समीकरण हमेशा y बराबर 0 होता है, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। अगर y अक्ष का समीकरण पूछेगा तो हम लोग का आंसर क्या होता है ऑप्शन ए होता है। आपको अच्छे से इसको याद रखना है, x अक्ष का समीकरण क्या होता है y बराबर 0। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं किसको 14 को। देखिए 14 नंबर में लिखा है समीकरण 2x + y बराबर 5 का हल क्या होगा, आपको ऑप्शन हिट से बना लेना है। तो आपको दिया है 2x + y का मान कितना आना चाहिए 5। ठीक है, तो हम लोग ऐसा करते हैं कि यहाँ मान बैठा लेते हैं x का, तो हम लोग x का मान एक बार बैठा लेते हैं 2 और y का जगह में बैठा लेते हैं 1। तो सॉल्व करने पर कितना है 2 दूनी 4 और जोड़ 1 बराबर 5, और आपको कितना लाना था 5 ही लाना था, यानी हम लोग का ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो क्लियर है इस तरह। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा है यूक्लिड का कथन कि सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं निम्न रूप में दिया गया। तो देखिए यूक्लिड जो था उसका अभिधारणा में ये बात बोला गया था कि सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एक अभिधारणा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा है दिए हुए बिंदु से होकर कितनी रेखाएं जा सकती है। तो एक बिंदु कोई भी आप मान लीजिए, मान लेते हैं एक बिंदु है, तो कितना रेखा चल जाएगा इस बिंदु से, अनंत रेखा जाएगा। आपको जितना इच्छा है उतना रेखा खींच सकते हैं इस पॉइंट से। तो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अनंत। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 में लिखा है 70 डिग्री का पूरक कोण का मान क्या होता है। पूरक कोण क्या होता है, दो कोणों का योग जब 90 डिग्री होता है उसे पूरक कोण कहते हैं, यानी 90 डिग्री जोड़ने पाना चाहिए। तो एक तो 70 डिग्री है, तो 70 डिग्री आपको घटा देना है, तो बचा कितना 20 डिग्री, यानी हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर सी 20 डिग्री। क्लियर है यहाँ तक। चलिए क्वेश्चन नंबर अब देखिए इसमें 18 में लिखा है यदि एक त्रिभुज का एक कोण शेष दो कोणों के योग के बराबर हो तो वह त्रिभुज क्या होता है। देखिए ये एक मान लेते हैं त्रिभुज है, इसका बोला एक कोण, मान लेते हैं ये कोण शेष दो कोणों के योग के बराबर होगा। तो ऐसा तो हमेशा किस में होता है, समकोण त्रिभुज, यानी 90 डिग्री वाला में। तो हम लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी समकोण त्रिभुज। क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन क्या हो जाएगा बी समकोण त्रिभुज। क्लियर है यहाँ तक। चलिए तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर अब
19 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखता है आकृति में x का मान है, तो x का मान क्या होगा। देखिए x तो बाहर यहाँ है, तो बाहर कोण अंदर के दो कोणों के योग के बराबर होता है, यानी x का मान अगर निकालना हो तो 40 डिग्री और 50 डिग्री को हम लोग को क्या कर देना है, जोड़ देना है, तो आएगा कितना 90 डिग्री, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 90 डिग्री। क्लियर है यहाँ तक। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग का जो 19 है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर, ठीक है 90 डिग्री। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 को। तो क्वेश्चन नंबर 20 में लिखा है निम्नांकित में से कौन त्रिभुजों की सर्वाक्षमता की कसौटी नहीं है। देखिए एंगल साइड एंगल भी होता है समरूपता कसौटी, ठीक है, साइड भी होता है और साइड भी होता है, लेकिन ये जो है ना एंगल ये नहीं होता है। एंगल कभी समरूपता कसौटी नहीं बनाता है, ठीक है, और एंगल कभी सर्वागम कसौटी नहीं बनाता है ना। तो क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है यहाँ तक, ठीक। चलिए तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 को। क्वेश्चन नंबर 21 में लिखा है कि अगर ए बी सी एक त्रिभुज है और ए बी और ए सी बराबर है और ए सी बी 70 डिग्री है, तो बोला है कौन ए सी बी का मान क्या होगा। देखिए यहाँ दो भुजा बराबर दिया है, यानी ये समद्विबाहु त्रिभुज होगा। तो चलिए इसको समझते हैं समद्विबाहु त्रिभुज है कि नहीं है। ये एक हम बना दिए त्रिभुज, ठीक है, ये क्या बन गया एक त्रिभुज। मान लेते हैं ये है ए, ये है बी और ये है सी। अब इसमें बोला है कि ए सी बी 70 डिग्री, यानी ये कोण कितना डिग्री का है 70 डिग्री, और साथ ही साथ बोला है ए बी बराबर है ए सी के, यानी दोनों भुजा ये बराबर है ए बी और ए सी। तो हम लोग को पता है कि बराबर भुजा के सामने का कोण भी क्या होता है, बराबर होता है। इसका मतलब कोण सी और कोण इधर का बी दोनों आपस में बराबर होगा। तो कोण सी अगर 70 डिग्री है तो कोण बी भी क्या होगा 70 डिग्री, यानी हम लोग बोल सकते हैं कोण ए बी सी बराबर हो जाएगा कितना डिग्री 70 डिग्री। कितना डिग्री 70, यानी हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 70 डिग्री। बात समझ में आ गया। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 को। क्वेश्चन नंबर 22 में बोला है चतुर्भुज के कोण का अनुपात दिया है, तो चतुर्भुज में सबसे छोटे कोण का मान क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर 3, 5, 9 और 13 है। हम लोग यहाँ मान लेंगे 3x जोड़ 5x जोड़ 9x जोड़ 13x बराबर कितना हो जाएगा 360 डिग्री, ठीक है। अब सबको जोड़ते हैं तो जोड़ के आएगा कितना 13x और 9x 22x, 22 और 5 27x, 27 और 3 30x, कितना आ जाएगा 30x बराबर कितना आ जाएगा 360 डिग्री। तो x का मान कितना आएगा, 0 से 0 कटा, 3 से कितना बार में कटेगा 12 बार में, ठीक है। तो x का मान 12 आया और पूछा है क्वेश्चन में सबसे छोटा कोण क्या है 3 वाला। तो 3 से 12 को गुना करेंगे तो कितना डिग्री आ जाएगा 36 डिग्री, यानी हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 36 डिग्री क्वेश्चन नंबर 22 का। क्लियर है यहाँ तक। चलिए तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में लिखा है किसी चतुर्भुज को भुजाओं के मध्य बिंदुओं को एक क्रम से मिलाने वाले रेखाखंडों द्वारा बना चतुर्भुज एक चतुर्भुज होता है। यहाँ खाली जगह है, ठीक है। तो पहले हम लोग समझते हैं कि एक चतुर्भुज आपको बनाना है, ठीक। एक चतुर्भुज हम लोग बना लिए, मान लेते हैं ये एक चतुर्भुज है। अब इसके मध्य बिंदु को आपको मिला देना है। तो मध्य बिंदु को मिलाने के बाद जो एक चतुर्भुज बनेगा तो वो मान लेते हैं चतुर्भुज पी क्यू आर एस बना। अब बड़ा वाला चतुर्भुज पहले से ए बी सी डी दिया हुआ था, ठीक है। तो आपसे पूछा है कि मध्य बिंदुओं से मिलने के बाद जो एक चतुर्भुज बनेगा ये किस प्रकार का चतुर्भुज बनेगा। ये हमेशा जो पी क्यू आर एस चतुर्भुज ये हमेशा समांतर चतुर्भुज बनेगा, यानी आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी समांतर चतुर्भुज। क्या हो जाएगा समांतर चतुर्भुज। क्लियर है यहाँ तक। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 23 का हम लोग का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया समांतर चतुर्भुज, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग का 24। इसमें लिखा है आकृति में ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें बी सी 7 सेंटीमीटर है तथा ए ई 5 सेंटीमीटर हो, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है। तो समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है बेस इंटू हाइट, यानी आधार गुना ऊंचाई। और आधार का काम कर रहा बी सी, तो हम लोग का हो जाएगा आधार का जगह में 7 और ऊंचाई का काम कर रहा ए ई, तो ऊंचाई का जगह में कितना हो जाएगा 5। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है आधार गुना ऊंचाई, तो गुना करने पर कितना आएगा 35 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, क्योंकि यूनिट किस में सेंटीमीटर में। तो हम लोग का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 35 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक। चलिए तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 को देख चुके हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 25 को, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 25
इसमें लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर 25 में कि एक समांतर चतुर्भुज और एक त्रिभुज एक ही आधार तथा समांतर रेखाओं के बीच स्थित हैं। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 12 हो तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, आपको पहले समझना है कि समांतर चतुर्भुज है, ये मान लेते हैं कैसा चतुर्भुज है, समांतर। ठीक है, अब समांतर चतुर्भुज में बोलता है इसी आधार पर एक त्रिभुज बना है, तो मान लेते हैं ABCD एक समांतर चतुर्भुज है और BC आधार पे एक त्रिभुज हम लोग बना देते हैं ABC के नाम से। तो ये ABC क्या बन गया, एक त्रिभुज बन गया। ठीक है, ABC क्या एक त्रिभुज है। अब बताइए अगर इधर से एक त्रिभुज बनता है तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको 12 दिया है, तो एकदम पक्का है कि इस त्रिभुज का भी क्षेत्रफल जो ACD बचा इसका भी 12 होगा, यानी चतुर्भुज ABCD का पूरा क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 12 और 12 24। यानी अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल 12 है तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल 2 से गुना करना होगा, कितना आएगा, 12 दूनी 24। ठीक है, ये प्रोसेस होता है, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 में लिखा है वृत्तखंड एक चाप तथा खाली जगह यहाँ दिया है के बीच का भाग है। तो समझते हैं वृत्तखंड क्या है ना। देखिए एक सर्कल होता है, ये इसका केंद्र होता है। तो वृत्तखंड हम लोग कैसे खींचते हैं, तो वृत्तखंड आपका कुछ इस टाइप से होता है, एक ये दाग होता है और ये तिरछा होता है। ये एरिया जो हो गया ये वाला, ये वृत्तखंड कहलाता है। तो ये वृत्तखंड वाला एरिया जो हम लोग का है वो देखिए यहाँ बोला है ना कि वृत्तखंड एक चाप, तो ये चाप हो गया OAB, ये हो गया C, तो ACB ये एक चाप है और ये हम लोग का हो गया एक जीवा। तो जीवा और चाप के बीच का एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, वृत्तखंड बोलते हैं। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा था कि वृत्तखंड एक चाप, चाप तो दिया था, तथा जीवा, यानी ऑप्शन नंबर C होगा, जीवा। इसको क्या कहते हैं, जीवा कहते हैं। ठीक है, जैसे ये सर्कल है तो ये जीवा कहलाता है। क्लियर है यहाँ तक। तो फाइनली हम लोग का जो क्वेश्चन नंबर 26 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, जीवा। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 में 3 असंरेखीय बिंदुओं से होकर कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं। तो असंरेखीय बिंदु वो होता है जो एक ही सीधा में ना हो, जैसे कि एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये। ठीक है, हम लोग 3 बिंदु ले लेते हैं जो असंरेख है, मतलब एक ही सीधा रेखा में ना हो। ठीक है, और इस तीनों बिंदु को सटा के एक वृत्त खींचिए, तो एक ही वृत्त ऐसा हम लोग खींच पाएंगे 3 बिंदु से। तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 27 का एक और केवल एक, यानी ऑप्शन नंबर A। क्लियर है यहाँ तक। चलिए तो क्वेश्चन नंबर हम लोग का 27 भी हो चुका है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 को यहाँ सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 28 में क्या लिखता है, इसमें लिखा हुआ है कि आकृति में ACB का मान बताइए। ACB का मतलब कौन सी, इसका मान बोला है। तो आपको याद रखना होगा कि अगर कोई सर्कल है, सर्कल का केंद्र से, ये केंद्र O है, केंद्र का जितना डिग्री का कोण बनेगा इसका आधा बनेगा जस्ट इसी के ऊपर वाला कोण, यानी कोण ये 50 डिग्री का है तो इसका आधा कितना हो जाएगा, 25 डिग्री। याद रखना है आपको, हाफ होता है ऊपर वाला। ठीक है, तो हम लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, 25 डिग्री। क्लियर है यहाँ तक। चलिए तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 को। क्वेश्चन नंबर 29 में लिखा है एक त्रिभुज ABC में AB 4 सेमी है। तो मान लेते हैं एक त्रिभुज हम लोग बनाते हैं इस टाइप से। ठीक है, ये हम लोग का एक त्रिभुज बन गया, ये हो गया ABC और यहाँ पर AB कितना सेमी है, 4 सेमी। कोण A कितना डिग्री है, 60 डिग्री। ठीक है, तो बोला है इस त्रिभुज की रचना संभव नहीं है यदि BC तथा AC का अंतर क्या हो जाए तो नहीं बनेगा। तो देखिए एक भुजा आपको दिया है 4 सेमी, अगर हम लोग बाकी 2 भुजा का डिफरेंस यानी अंतर मान लिया जाए, इसका भी AC का कुछ मान होगा, BC का कुछ मान होगा, कुछ सेंटीमीटर का तो होगा ही ना। अगर इनको माइनस करें और ये जो एक तीसरी भुजा है 4 सेमी, अगर माइनस करने पर भी ये 4 सेमी से बड़ा आ जाए, 4 सेमी से बड़ा आ जाए तो कभी भी त्रिभुज नहीं बनेगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर C में 4 सेमी से बड़ा दे दिया है, कितना, 4.5। अगर दोनों का अंतर तीसरी भुजा से बड़ा आ जाए तो कभी भी त्रिभुज नहीं बनेगा, यानी ऐसा त्रिभुज संभव ही नहीं है। यानी हम लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, 4.5। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हो गया हम लोग का 29। 30 को देखते हैं। 30 में लिखा है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी भुजा 3, 4, 5 है। देखिए सबसे पहले तो आपको 3 भुजा दिया, 3, 4, 5। ये एक क्या है, ये एक ट्रिक है। ट्रिक क्या होता है, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, दोनों को जोड़ने पर आया 25, और 5 का स्क्वायर भी क्या होता है, 5 का स्क्वायर भी होता है 25। यानी एक समकोण त्रिभुज है। ये क्या है, एक इस तरह का समकोण त्रिभुज है। ठीक है, ये एक समकोण त्रिभुज है जिसमें ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है। तो जब समकोण त्रिभुज हम लोग को मिल गया तो इसका क्षेत्रफल होता है 1/2, आधार गुना ऊंचाई, आधार 3 है और ऊंचाई 4 है। तो 2 से 2 बार में कटेगा, 3 दूनी 6 आंसर हो जाएगा। तो हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 30 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर C, कितना, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 में। देखिए क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 31 में, बोलता है उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी प्रत्येक भुजा 6 सेमी है। सबसे पहले तो समबाहु त्रिभुज का आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो समबाहु त्रिभुज का
क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है √3/4। क्या होता है? √3/4 भुजा स्क्वायर। तो भुजा को हम लोग ए मान लेते हैं, तो ए का स्क्वायर हो गया, बराबर देंगे √3/4। अब ए का मान देखिए कितना दे रखा है, ए का मान 6 सेमी है, तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 36। अब देखिए 4 से 36 कटेगा कई बार में? 9 4 36, 9 बार में, तो हम लोग का आंसर आएगा 9√3। अब सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में आता है, तो क्वेश्चन नंबर जो 31 है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर। कितना हो जाएगा? 9√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको अच्छे से याद रखना है फॉर्मूला, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 32 में देखिए लिखा है r त्रिज्या वाले गोले का आयतन। तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला लिखना है। तो गोले का आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3 πr²। जो ये किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर डी में है, 4/3 πr²। तो क्वेश्चन नंबर 32 का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 4/3 πr²। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 33 में लिखा है कि त्रिज्या r है और ऊंचाई h है, ठीक है, वाले बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πrh प्लस 2πr²। ठीक है, इस फॉर्मूला को आपको अच्छे से याद रखना है। तो हम लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए ऑप्शन नंबर सी में ये लिखा हुआ है 2πrh और प्लस में लिखा है 2πr²। ठीक है, क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर हम लोग 34 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 में बोलता है एक घन का आयतन दिया हुआ है 512, तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? घन का आयतन क्या होता है? घन का आयतन होता है भुजा क्यूब, यानी ए क्यूब। इसी का मान दिया है 512, तो ए का मान आ जाएगा कितना? 8, क्योंकि 8 का क्यूब कितना होता है? जब 8 का हम लोग क्यूब करेंगे तो 512 होता है। तो भुजा का मान तो 8 आ गया, लेकिन पूछा है घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, और घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 6a², यानी 6 गुना भुजा। तो 6 तो हो गया। अब ए का मान 8 है, तो 8 का कितना आ जाएगा? 64। 6 को 64 से गुना करेंगे तो 6 × 24 का 4 हाथ में 2, 36 और 2 38, यानी आ जाएगा कितना? 384। तो हम लोग देखते हैं 384 किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर बी में, यानी क्वेश्चन नंबर 34 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं हम लोग कितना? 35 को। देखिए इसमें लिखा हुआ है ना, एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई को क्या बोलते हैं? एल। तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई कितना दिया है? 10 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके बाद आधार की त्रिज्या कितना दिया है? यानी आर 7 सेंटीमीटर। पूछा क्या है? शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, चलिए शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है πr/l। ठीक है, तो पाई का मान कितना बैठाएंगे हम लोग? 22/7। आर का मान कितना दिया है? 7, और एल का मान 10। 7 से 7 कट गया, 22 को 10 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? 220। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 36 को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में लिखा है प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का मध्य होंगे। क्या होंगे? प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या क्या होता है? 1 2 3 4 और जोड़ 5। मध्य निकालने के लिए सबको जोड़ना पड़ेगा, और जितना संख्या उतना से भागा देना होगा। सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 5 5 10 5 15, और बटा में 5, काटने पर कितना आया? 3, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 का सही आंसर ऑप्शन बी 3 आएगा। क्वेश्चन नंबर 37 में लिखा है कुछ यहाँ नंबर दिया गया है। ठीक है, इस नंबर में आपको 5 की बारंबारता निकालना है। तो बारंबारता वो होता है जो सबसे अधिक बार आता है, और आपसे 5 का बारंबारता पूछा है तो आपको गिनना होगा 5 कितना बार आया। तो देखिए 5 यहाँ एक बार आया है, यहाँ एक बार 2 बार, यहाँ एक बार 3, यहाँ एक 4, उसके बाद यहाँ 4 के बाद यहाँ एक 5 और यहाँ एक 6, यानी टोटल कितना बार 5 आया है? 6 बार। हम लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है यहाँ तक? क्वेश्चन नंबर देखिए 38 में लिखा है वर्ग अंतराल 10 20 का वर्ग चिन्ह क्या होगा? वर्ग चिन्ह निकालने का फॉर्मूला होता है दोनों को जोड़ना होगा, यानी 10 जोड़ 20/2 करना होगा। तो जोड़ के आएगा 30/2, ये वर्ग चिन्ह का फॉर्मूला होता है। तो काटेंगे तो कितना आएगा? 15, यानी सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? चलिए तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 39 को देखेंगे। 39 में लिखा है एक पासे को 1000 बार फेंकने पर प्राप्त परिणाम 3 की बारंबारता 150, यानी 3 कितना बार आया है? 150। तो हम लोग को इसकी प्रायिकता निकालना है। देखिए प्रायिकता का क्या होता है ना, टोटल जितना बार आएगा, 100 बार फेंका गया तो टोटल बटा के नीचे 1000 लिखना है, 100 नहीं, 1000 बार फेंका गया, 100 बार नहीं फेंका गया। ठीक है, और 3 की बारंबारता 150 है, तो यहाँ 150 लिखना, काटना है, 0 से 0 कटा, 5 3 15, 5 20 बार में 100, यानी 3/20, यानी सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 3/20। क्लियर है? अब क्वेश्चन नंबर देखिए आखिरी है आपका जो 40 नंबर है, इसमें लिखा है असंभव घटना की प्रायिकता होती है, तो असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? चलिए तो हम लोग का क्वेश्चन
टोटल 40 था ऑब्जेक्टिव टाइप का। आपको इसी टाइप का क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जाएगा। आपका एग्जाम जो क्लास 9 का 2023 में होने वाला है, ये उसका मॉडल पेपर था मैथ का। बाकी भी सारे सब्जेक्ट के एक एक मॉडल पेपर जारी किए गए हैं। सभी मॉडल पेपर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को मैं सॉल्व कराऊंगा। इसीलिए आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। ठीक है, चलिए, अगर आपको इसमें समझने में प्रॉब्लम हो रहा है कि सॉल्व किस तरह हो रहा है, सॉल्व करना है, तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट करिएगा। अगर समझ में नहीं आ रहा तो हम आपको पूरे बोर्ड में अच्छे से बना के इसको सारे मैथ को समझा देंगे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।